साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। दोस्तों, आज के मंथन में सरकार का वो आदेश जो सरकार लागू करती है चुनाव में या अपने फायदे के लिए, या जहाँ कहीं भी हम पेंशनरों को ये देंगे, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ये देंगे, वो सब कुछ है। लेकिन जब वो देने के लिए मतलब इम्प्लीमेंट में लिया जाता है तो वो सरकार क्या करती है, उसका जो 27 तारीख को एक केस स्टडी हुई है और उस केस स्टडी में से 6 केस स्टडी ऐसी हुई है जिसको 27 नवंबर को DOPPW ने पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया है और सरकार ने भी उसको लागू कर दिया है। तो ये जो 6 केस स्टडी है, ये 6 ही हमारे पेंशनरों के लिए, पेंशनर्स जितने भी है उनको सबको इफेक्ट करते हैं और हमारी सारी पॉलिसीज में वो लागू होते हैं। और वो 6 कौन कौन से हैं जो अभी आप मेरे पीछे वीडियो में ही आप देखिए, क्योंकि वो आपको विस्तृत उसमें समझाया गया है। दूसरा ये बात है कि दोस्तों, आंदोलन के बगैर नहीं चलेगा। बार बार बोल रहा हूँ, बाहर निकलो, आओ जंतर मंतर पे, नहीं आओगे कुछ नहीं होगा। इसी संदर्भ में मैंने एक वीडियो डाला था कि भाई साहब का ने क्या खर्च किया है, या जो अपने पॉकेट से जो खर्च करता है उसको भामाशाही बोलेंगे। भाई जो पॉकेट से खर्च करता है भामाशाही होगा और क्या होगा। जब उसका उस वीडियो में नाम लिया गया तो हमारे मतलब जो राष्ट्रीय मतलब जो अपना हरियाणा के अध्यक्ष है साबका के, जो नया अभी रजिस्ट्रेशन हुआ, नया मतलब एक अपना संगठन खड़ा हुआ जिसके अध्यक्ष है कपिल सेलानी, तो उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी ऑब्जेक्शन किए। तो उसका क्लैरिफिकेशन उस भामाशाह से लेके उनके वीडियो भी पीछे डाल दिए हैं। उसके बाद में FEA क्या करेगी क्या नहीं करेगी उसके बारे में FEA अध्यक्ष से भी हमने विचार विमर्श किया और साथ में उनसे अपील भी की कि भी वो जो हमारी बच्ची है JSP है उसके लिए भी सभी संगठनों से आग्रह करें कि वो सब आगे आए और उसकी ज़िंदगी बचाएं। तो ये है मतलब आज के मुख्य विषय इतने ही हैं और इन विषयों के ऊपर आज का ये वीडियो है। आप आगे क्लिपें देखें और जितना हो सके उस बच्ची के लिए सहयोग करें। और विशेष तौर से जो ये 6 नियम हैं जिसके साथ में अथॉरिटी भी कोड की है, उस अथॉरिटी को भी ध्यान में रखें और अपने आप को हमेशा उन चीज़ों से बचा के रखें, उन भी चीज़ों बचा के रखें, चाहे आप ऑन सर्विस हैं, चाहे आप ऑफ सर्विस है या आने वाले हैं। वो क्या क्या है, तो वो 6 केस स्टडी जो लागू हुई है अभी हमारे पेंशन विभाग में, तो इसके लिए मतलब सरकार को तो हम धन्यवाद ही देंगे कि आपको और कोई मिलता नहीं, बस ये हम लोग पेंशनरी मिलते। विशेष तौर से सरकार पेंशनरों से वो नफरत करती है जैसे कि कुछ सामंतवादी जमाने के अंदर, या जो मतलब वो मैं क्या बताऊँ आपको, जो जैसे लोगों में घृणा चलती थी एक दूसरे के प्रति, तो वही घृणा मुझे ये दिखाई देती है कि हर चीज़ में पहले इनको रगड़ो जितना रगड़ सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, आगे आप देखिए इस वीडियो को और इस क्लिप के साथ के वीडियो अधूरा न छोड़े, पूरा देखें, क्योंकि इसमें जो जानकारी वो आपके पूरी ज़िंदगी भर के लिए महत्वपूर्ण है। आपके बच्चों के, आपकी बहन बेटी का, आपके सपोज के, आपके जो भी अपना फैमिली पेंशन जो मिलती है उसके बारे में, आपके न रहने पे क्या क्या होना, वो सारी चीज़ें आगे दी हुई है। प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। केंद्र सरकार का ये वेबसाइट से 8th पे CPC मतलब कमीशन का पे एंड पेंशन न्यूज है, जिसमें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ दिया गया है कि पेंशन विभाग ने जारी किए पेंशन से जुड़ी 6 केस। सभी पेंशन भोगी ध्यान दें। केंद्र सरकार के अंतर्गत DOPPW ने जारी किए 6 पेंशन से जुड़े हुए केस स्टडी। हर पेंशन भोगी ध्यान दे। और ये जो खबर है ये 27 नवंबर की है 2024 की। रिपोर्टर है सुमन यादव। केंद्र सरकार DOPPW ने पेंशन भोगियों के लिए 6 केस स्टडी जारी की है, जो कि हर पेंशन भोगी के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। हर पेंशन भोगी का ऐसे मामलों से कभी न कभी पाला पड़ता ही है, इसलिए नियमों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए हर एक केस को विस्तार से समझ लेते हैं। केस 1 है, पहला केस है भ्रष्टाचार के मामलों में पेंशन रोकने और अस्थायी पेंशन का प्रावधान। मामला ये कि श्री N
मतलब जैसे कि उदाहरण के लिए श्री एन जो एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी थे, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एफआईआर दर्ज हो गई और न्यायिक प्रक्रिया लंबित थी। उन्होंने पेंशन और ग्रेजुटी भुगतान के लिए आवेदन किया। सवाल यह था कि क्या पेंशन रोक दी जाए या अस्थायी पेंशन दी जाए। तो नियम और समाधान क्या दिया है। सीसीएस पेंशन रूल 2021 के नियम 8 के अनुसार यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ न्यायिक विवाहिक कार्य लंबित है तो नियम 8(3) के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद अस्थायी पेंशन दी जा सकती है। इसके साथ ही नियम 8(4) के अनुसार अंतिम आदेश आने तक ग्रेजुटी रोकी जा सकती है। एफआईआर दर्ज होते ही उपयुक्त प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू मानी जाएगी। ये सरकार का बहुत ही खतरनाक नया मतलब ये शुरू हुआ है। पहले था कि 10 साल मतलब वो सजा होने के बाद ही ये कार्रवाई होती थी, लेकिन ये अभी पहले से ही शुरू कर दी है। डीओपीपीडब्ल्यू के सुझाव। न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने तक पूर्ण पेंशन और ग्रेजुटी भुगतान रोक दिया जाए। यदि विभाग दोष सिद्ध नहीं कर पाता तो सभी लंबित भुगतानों का भुगतान तत्काल किया जाए। तो ये है प्रभाव, ये है कि यह नियम सूचित करता है कि भ्रष्टाचार के मामले में न्यायिक प्रक्रिया समाप्त होने तक वित्तीय लाभ नियंत्रित रहे। केस 2, नो वर्क नो पेंशन और पेंशन वसूली का मुद्दा। तो ये मामला है आसाम राइफल के जुड़े कुछ पूर्व सैनिकों को अनुत्पादक अवधि जब वे सेवा में नहीं थे के लिए पेंशन का भुगतान किया गया गलती से। उच्च न्यायालय ने नो वर्क नो पे के सिद्धांत के आधार पर इस राशि की वसूली का आदेश दे दिया। नियम और समाधान। हाई कोर्ट का निर्णय लेने के अनुसार कर्मचारी द्वारा नो वर्क अवधि के लिए गए भुगतान को वसूला जाए। पेंशन और ग्रेजुटी भुगतान केवल सेवा अवधि के लिए होगा। पेंशन और ग्रेजुटी भुगतान केवल सेवा अवधि के लिए होगा। तो ये भी बहुत ही खतरनाक चीज़ आई है। डीओपीपीडब्ल्यू का सुझाव। यदि अदालत ने वसूली का आदेश दिया है तो विभाग यह सुनिश्चित करे कि वसूली प्रक्रिया पारदर्शी हो। वसूली की राशि को किस्तों में लिया जाए ताकि कर्मचारी पर वित्तीय बोझ न पड़े। प्रभाव। यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को गैर सेवा अवधि का लाभ न मिले, जबकि वसूली प्रक्रिया न्यायपूर्ण और पारदर्शी हो। केस नंबर 3 है पुरानी सेवा का समावेश और पेंशन अधिकार। तो इसमें मामला ऐसा है कि जैसे कि उदाहरण के लिए श्री ए, जिन्होंने पहले राज्य सरकार के स्वायत्त निकाय में सेवा दी और बाद में केंद्र सरकार में शामिल हुए, उन्होंने अपनी पुरानी सेवा को जोड़ने का अनुरोध किया। नियम और समाधान क्या बोलता है कि सीसीएस पेंशन रूल 1972 के अनुसार पुरानी सेवा को तभी जोड़ा जाएगा जब कर्मचारी ने 1/1/2004 से पहले सेवा शुरू की हो। अब यानी कि 2004 के बाद की सेवा मतलब दूसरी पेंशन में नहीं जोड़ी जाएगी। तो ये तो बहुत बड़ा खतरनाक है भाई। पुरानी सेवा की प्रोरेटा देयता स्थानांतरित हो। 1/1/2004 के बाद सेवा शुरू करने वाले कर्मचारियों को यह लाभ नहीं मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि मतलब एक ये उन्होंने बताया था कि भाई उन्होंने पहले राज्य सरकार में किया, फिर केंद्र सरकार में किया। केंद्र सरकार के बाद में वो सेवा जोड़ने का अनुरोध कर रहे हैं कि भाई मेरी सेवा अपनी सरकारी सेवा के में जोड़ दी जाए। तो यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि अगर 1/1/2004 से पहले सेवा अगर की हुई है तो जोड़ी जाएगी, नहीं तो इसको नहीं जोड़ी जाएगी। और इसमें प्रो रेटा पेंशन रूल लागू होगा। तो ये भी खतरनाक है। डीओपी का निर्देश है यदि शर्तें पूरी नहीं होती है तो पुरानी सेवा नई पेंशन योजना एनपीएस में शामिल नहीं की जा सकती और कर्मचारी केवल एनपीएस के तहत ही मिलने वाले लाभ के पात्र होंगे, या समझ लो कि अभी यूपीएस आ गई तो उसके पात्र होंगे। प्रभाव है इस निर्देश से पेंशन के प्रबंधन में स्पष्टता बढ़ती है और नए नियमों के तहत कार्यान्वयन को सरल बनाया जा सकता है। केस 4 पारिवारिक पेंशन के पात्रता विवाद। अब जो पारिवारिक पेंशन मिलती है उसमें पात्रता का विवाद चला। तो उसमें क्या है कि मामला एक है कि एक मर्द सरकारी कर्मचारी की बहन ने पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन किया, लेकिन सेवा रिकॉर्ड में पारिवारिक सदस्यों का विवरण नहीं था। अब नियम और समाधान क्या है। सीसीएस पेंशन रूल 2021 के अनुसार पारिवारिक पेंशन उन पारिवारिक सदस्यों को दी जाएगी जो सेवा रिकॉर्ड में नामांकित है। यदि सेवा रिकॉर्ड अधूरा है तो संबंधित दस्तावेजों के आधार पर दावा सत्यापित किया जाएगा। विधवा, तलाकशुदा बेटी या अन्य आश्रित सदस्य पेंशन के पात्र हो सकते हैं। अब डीओपीपीडब्ल्यू का निर्देश क्या है। यदि दावा सत्य है और सेवा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो केवल आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
मामला 2 है, इसी में एक उदाहरण दिया है। एक तलाकशुदा बेटी के पेंशन के लिए आवेदन किया लेकिन तलाक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकी। तो डीओपीपी के डब्ल्यू के निर्देश क्या आए हैं कि यदि तलाक प्रमाण पत्र अनुपलब्ध है तो वैकल्पिक दस्तावेज जैसे अदालत के आदेश या वकील द्वारा प्रमाणित पत्र का उपयोग किया जाए। प्रमाण न मिलने पर दावा अस्वीकार कर दिया जाए। तो ये भी खतरनाक है, मतलब एक तरफ से देने की घोषणाएं करना चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में ये मतलब साबित कर देना और ये इस तरह के रूल बना देना ताकि किसी को कुछ ना मिले। प्रभाव इसमें बताया, इसमें यह सुनिश्चित होता है कि वैध दावेदारों को लाभ मिले, फर्जी दावों को रोक लगे। केस 5, विलंबित ग्रेजुएटी और पेंशन भुगतान पर ब्याज। ये मामले में ठीक किया कि एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ, ग्रेजुएटी और पेंशन का भुगतान 3 साल की देरी से किया गया। नियम और समाधान क्या बोलते हैं कि सीसीएस पेंशन रूल 2021 के नियम 65 के अनुसार 6 महीने से अधिक की देरी पर जीपीएफ ब्याज दर के अनुसार भुगतान किया जाएगा। विभागीय लापरवाही पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। कैट और उच्च न्यायालय के पहले के निर्देश है, देरी के लिए 9% ब्याज का भुगतान किया जाए। प्रभाव यह है कि यह नियम सूचित करता है कि पेंशन भोगियों को समय पर उनके लाभ मिलें और देरी से मामलों के ब्याज हो। तो केस 6 है, ये छठा केस आ गया। अब इसमें 6 है, तलाकशुदा बेटियों के पारिवारिक पेंशन के दावे। मामला ये है कि एक तलाकशुदा बेटी ने पेंशन का दावा किया लेकिन तलाक प्रक्रिया उनके माता पिता के जीवित काल में शुरू हुई थी और प्रमाण प्रस्तुत करना मुश्किल था। नियम और समाधान क्या कहते हैं? सीसीएस पेंशन रूल 2021 के अनुसार तलाकशुदा बेटी पात्र है यदि वह माता पिता पर आर्थिक रूप से निर्भर थी। अन्य वैकल्पिक प्रमाण जैसे न्यायालय के रिकॉर्ड या गवाह स्वीकार किए जाएंगे। प्रभाव यह है कि यह नीति यह सुनिश्चित करती है कि योग्य दावेदारों को प्रमाण पत्र की कमी के कारण लाभ से वंचित न किया जाए। निष्कर्ष, यह केस स्टडी पेंशन से जुड़े जटिल मामलों के उनके न्यायपूर्ण समाधान का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। डीओपीपीडब्ल्यू के नियम पेंशनधारियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए प्रशासनिक प्रक्रियाओं और पारदर्शी और समयबद्ध बनाने में मदद करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब कि सरकार घोषणाएं करती है कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन घोषणाओं के बाद के अंदर ये जैसे अभी ये मतलब 6 मतलब बिंदु जो आपको बताए गए हैं, इसमें केस स्टडी हुई है और इसके अंदर ये क्लाउज बता दी है और ये अभी 27 नवंबर से ही मतलब इम्प्लीमेंट में आ गए हैं, मतलब ये समाचार है। तो अब आप सोच लीजिए कि सरकार आपके लिए अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है। हम सभी पेंशनधारियों को इन 6 बातों को तो हमेशा ही ध्यान में रखना है क्योंकि हम समाज में रहते हैं और समाज में ये 6 ही घटनाएं हमारे आसपास में घटित होती रहती है। चाहे हमारे साथ में इंसिडेंस हो, एफआईआर हो, बहन बेटी का विधवा होना हो, तलाकशुदा होना हो या कोई और हो। हम राज्य सरकार से केंद्र सरकार की सेवा में भी जाते हैं तो किस तरह से हमारी सेवा उसमें जुड़ पाती नहीं जुड़ पाती, ये जो सारे मामले हैं जो अभी इतने क्रिटिकल। एक तरफ तो मतलब घोषणा तो मतलब बड़ी आसान करते हैं लेकिन उसके बाद में उसको इतना क्रिटिकल कर देते हैं कि किसी को एक पैसा भी ना मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले क्लिप में। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी साथियों को प्रेम भरा नमस्कार। साथियों, आजकल आप सभी देख और सुन रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर हमारे एक एयरफोर्स के साथी की बच्ची को गंभीर बीमारी की वजह से आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। ये भी खुशी का बात है कि जो भी लोग सुन रहे हैं वो अपने खुले मन से उस बिटिया के इलाज के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मानवता की मांग है कि ऐसे समय पे सभी को हमें एकजुट होकर के सहयोग करना चाहिए जिससे उस बिटिया को नया जीवन प्राप्त हो सके। साथियों, मैं फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी साथियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि यथा योग्य आपकी शक्ति अनुसार इस बिटिया के इलाज के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करें। व्हाट्सएप के ऊपर
बैंक अकाउंट और डिटेल्स दी हुई हैं। कृपया उनके खाते के अंदर आर्थिक सहयोग प्रदान कर सहभागिता प्रदान करें। आशा है ज़रूरत के अनुसार फंड इकट्ठे होंगे और बच्ची के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था हो सकेगी। साथियों, इसके अलावा एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि आजकल कुछ लोगों को एक बुखार चढ़ चुका है दूसरे संगठनों को गाइड करने का, उनको शिक्षा देने का और उनके कामों में कमियां निकालने का। इसी तरीके के ऑडियो वीडियो आज आप आजकल सुन रहे होंगे कि फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन और इसके प्रेसिडेंट को नाम लिए बगैर इन लोगों को खाना पचता ही नहीं है। कोई भी वीडियो इनका फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन और उनके अध्यक्ष या उनके पदाधिकारियों का नाम लिए बगैर पूरा नहीं होता है। एक बात समझ में नहीं आती है कि ऐसे लोगों का फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। मैं सभी की जानकारी के लिए शेयर करना चाहता हूँ कि जो ये बढ़ चढ़ करके हो हल्ला मचा रहे हैं, यही लोग हैं जिन्होंने पूर्व सैनिकों के विश्वास को तोड़ा था। यही वो लोग हैं जिन्होंने 14 सितंबर को बिना फेडरेशन की कार्यकारिणी के संज्ञान में लाए फेडरेशन के बैनर को जंतर मंतर से हटा करके अपना बैनर लगाया था। और उसके बाद में जो ड्रामा किया वो आप सभी को पता है। खुद इतने बहादुर बन रहे थे कि आंदोलन को हम चला लेंगे, फिर चला नहीं हुए, वहाँ से भग गए अपना बोरिया बिस्तर उठा करके। और सरकार के पास में एक बहुत ही गलत संदेश गया कि ये पूर्व सैनिक सक्षम नहीं है आंदोलन को सही तरीके से चलाने के लिए। लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसे हैं कि जिनकी रोजी रोटी अपने YouTube चैनल के माध्यम से ही चलती है। उनको कोई न कोई मसाला चाहिए, वो मसाला इनको जंतर मंतर पे ही आसानी से सुलभ हो पाता है। इसलिए वे तड़प रहे हैं और ज्ञान बांट रहे हैं कि अब फेडरेशन ये कर रहा है, फेडरेशन वो कर रहा है, फेडरेशन को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैंने पहले भी मेरे एक वीडियो में बताया था कि फेडरेशन के अंदर एक से एक बढ़ कर के सीजन्ड और क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं। फेडरेशन जो भी करेगा अपने सभी संगठनों के डेलीगेट से बात करने के बाद में निर्णय लेगा, ये सर्वविदित है। तो मैं आप सभी को आगाह करता हूँ कि इस प्रकार जो तत्व हैं जिन्होंने हमारे पूर्व सैनिकों के आंदोलन को कुचला तोड़ा, आज वो लोग फिर वापस मुंह निकाल रहे हैं। कृपया इनसे सावधान रहें। जय हिंद। जय हिंद। सभी फौजी भाइयों को सुरेंद्र पहलवान की राम राम। मेरे पास कई दिन से लगातार कुछ अपने पूर्व सैनिकों के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। मैसेज क्या है? वन रैंक वन पेंशन का जो आंदोलन मैंने शुरू किया था, ये बताने की बार बार जरूरत नहीं है। अब भाई 20 फरवरी को किसने वो आंदोलन शुरू किया था, अब सभी फौजियों को मालूम है। जो कुछ हुआ, जितने आंदोलन को देख रहे हैं, उन सभी मेरे फौजी भाइयों को मालूम है अब ये 20 फरवरी का आंदोलन किसने किया था, रिवाड़ी का किसने किया था और रामलीला ग्राउंड में किसने किया। सभी को सब कुछ मालूम है। किसने पैसा कमाया, किसने पर्ची काटी, वो भी सबको मालूम है। बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है हमें। अभी मेरे पास मेरे एक फौजी भाई जैसलमेर से ओम प्रकाश जी का टेलीफोन आया था, तो मैंने उनको वादा किया मैं ठीक है जैसे फुर्सत मिलती है मैं एक वीडियो बनाकर आपको भेजता हूं। तो ओम प्रकाश जी, ये वीडियो मैं आपको भेज रहा हूं। जिस तरीके से हमने आंदोलन वन रैंक वन पेंशन का शुरू किया था, अगर कुछ बीजेपी के एजेंट उसमें नहीं घुसते तो हमारा ये आंदोलन कामयाब हो जाता और हमें कुछ ना कुछ मिल भी जाता। हमारे जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के थे, वे उनकी चाल में आए। उन्होंने मुझे अलग किया, आंदोलन करने की कोशिश की आंदोलन से। मुझे अलग तो वे नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने आंदोलन को बारह बाट कर दिया। 20 फरवरी को ही स्टेज पे ही सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और दूसरे जो थे, उन्होंने मेरे साथ खड़ा होकर बिल्कुल ये अनाउंसमेंट आपने देखा होगा
अब भाई ये जितना भी खर्चा है ये सुरेंद्र पहलवान की तरफ से हो रहा है, जो हुआ था। तो उस दिन जो मेरा खर्चा हुआ था लगभग 1,35,000 या 33,340 का खर्चा हुआ था, और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने वहां पर्चियां काट दी। तो उन्होंने वो पैसा रिम्बर्स करना था मुझे, वो पैसा रिम्बर्स ना करना पड़े तो उन्होंने मेरे से बिगाड़ खाता कर लिया। ये इस चीज की पूरी पटकथा थी, लोगों को झूठ बोलने लग गए। उस समय तक तो मैं राजनीति में ही नहीं था। जो लोकल राजनेता आते थे, बीजेपी का आते थे, बीजेपी वालों के साथ भी थे, आम आदमी पार्टी के साथ भी थे, कांग्रेस के साथ भी थे, किसी के साथ कम, किसी के पास साथ ज्यादा। वो हमारे फोटो सोशल मीडिया से निकाल के और कह रहे भाई ये कांग्रेसी है और ये आंदोलन में कांग्रेस को लाना चाह रहा है, इसलिए हम इसको इस आंदोलन में नहीं रखेंगे। पहली बात तो वो रखने वाले होते कौन है? जो फौजियों का आंदोलन होता है वो फौजियों का होता है, किसी की जागीर नहीं है, वो किसी एक आदमी की। अगर वो मैं शुरुआत कर रहा हूं तो मैंने 20 फरवरी को शुरुआत करके अपने फौजी भाइयों को समर्पित कर दी थी, भाई करो चलाओ और देखो खर्चा मैं उठा रहा हूं। मैंने क्या गलती की? जब उन्होंने पर्ची काट दी तो मेरे को रिम्बर्स करो 1,35,000 रुपए, ये जायज बनता है। देश के सभी पूर्व सैनिकों ने पैसा दिया और वे बंडल बनाकर भाग गए अपना। क्यों भाई? अब फिर तैयारी चल रही है उनकी फिर तैयारी चल रही है। सबसे पहले ये कोई भी आंदोलन जब होता है तो वो सरकार के खिलाफ होता है, ये बात अच्छी तरह सुन लो। जो ये सोचता है भाई सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए तो वे आंदोलन में आए ना, आगे अगर आंदोलन होता है तो ये ओम प्रकाश जी, ये आपके लिए स्पेशल मैसेज है। 1,35,000 के आसपास का वो था। अगर आप कहते हो तो वे बेशक देते हैं, भैया हम ले लेंगे, कोई इसमें भाईबंदी नहीं है। जैसे उन्होंने बोला था उस पर खड़े उतरने चाहिए। और आंदोलन अगर चलाते हैं, जैसा पंजाब से कुछ हरियाणा से जो पर्ची काटने वाले थे कंट्रीब्यूटर, जो पर्ची काट रहे थे झूठ बोल के फौजियों को बहका के, वे फिर आंदोलन खड़ा करना चाह रहे हैं ताकि उनका रोजी रोटी चलती रहे। जो बेचारे शरीफ फौजी आते हैं वे 1,000-500 की पर्ची कटा के जाए यहाँ पर, उससे उनका खर्चा चल जाए। ये इनकी तैयारी चल रही है। तो कोई भी फौजी भाई इनकी बहकावे में ना आए, मैं तो इतना कहता हूं। कोई भी फौजी भाई ये आंदोलन चलाए, आंदोलन में आओ, 1 रुपया मत दो। किसी को मदद की जरूरत है तो सुरेंद्र पहलवान को याद करना, मैं दिल्ली में बैठा हूं, आपकी हर संभव मदद कर दूंगा। लेकिन कोई भी फौजी भाई इनको 1 रुपए का भी चंदा ना दे। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, मैंने आपकी ये रिकॉर्डिंग सुनी है, इसमें आपने नवंबर का भी जिक्र किया है। मैं आपको बता दूं और आप औरों को बता दो, जो नवंबर में जो हुआ था वो आई थिंक भी 14 नवंबर को हुआ था, और 14 नवंबर को भी जो खर्च हुआ था लगभग 38,000 रुपये, वो भी मैंने किया था। आप सभी को ये बता दें, 14 नवंबर को भी जो खर्चा हुआ था वो 38,000 था, जिसमें चाय और बिस्कुट दिए गए थे, सिर्फ चाय बिस्कुट और कुछ पानी। वो खर्चा भी मैंने ही उठाया था अपने फौजी भाइयों के लिए, वो भी सबका सैनिक ने या किसी और ने नहीं उठाया था। तो ये मैसेज आप उनको और दे दें कि ये खर्चा भी सुरेंद्र पहलवान का किया हुआ था 14 नवंबर का। वो चंगेज खां है को जो भी है उसको बता दो ये चीज, वो 38,000 भी सुरेंद्र पहलवान का किया हुआ खर्चा है। और उसके लिए भी 14 नवंबर स्टेज पे खुद कौशल ने अनाउंसमेंट किया, ये आज का खर्चा सारा पहलवान ने किया है। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये बच्ची दिवांशी अगर 14 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए, एसएमएस से पीड़ित है, इंजेक्शन बाहर से मिलेगा, भारत सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, मिलिट्री चेन ने हाथ खड़े कर दिए। आज भारत 140 करोड़ की जनसंख्या का देश बन चुका है। 140, ठीक है ना,
तो आप सोच लीजिए कि 140 करोड़ के हिस्से में कितना आता है इस बच्ची के लिए। उसके अंदर भी सरकार ने हाथ खड़े किए, वो सरकार भी इसी में आती है। लेकिन इसके साथ ही जो हमारी सेना है, और इस एक सैनिक की बच्ची है जो एयरफोर्स में एक नायक है, कॉर्पोरल है, तो मतलब कि 14 लाख की हमारी सेना और 37 लाख हमारे पूर्व सैनिक, सब मिलके 50 लाख होते हैं। अगर 100 रुपये भी कर देते हैं तो इस बच्ची का ज़िंदगी बचाने में कितना समय लगेगा। आज अर्जुन जांगिड़, जो कि राजस्थान शिक्षा विभाग ने पहल करके एक एक टीचर ने 2-2 3-3 महीने की सैलरी दान करके उस बच्चे को बचा लिया। वहीं धौलपुर और अपना ये का निवासी अपना हरदयांश है, जो कि उसके पिता पुलिस डिपार्टमेंट में थे, उनके जो आईजी राजस्थान के मतलब एक इशारे के ऊपर, एक आदेश के ऊपर स्वेच्छा से एक एक दिन की तनख्वाह मतलब कटवा के उन पुलिस वालों ने अपने उस बच्चे को बचा लिया। ये होती है कौमी एकता, यानी कि जो हम काम करते हैं और वो जो हमारा संगठन होता है वो मतलब किस तरह से मतलब हमें आगे बढ़ाता है। तो मुझे नहीं पता मेरी बात आपके समझ में आई या नहीं आई, लेकिन अगर इस बच्ची को कुछ भी हो गया तो ये हिंदुस्तान जो अपने आप को बोलता है कि हम ये वो है, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, ना ये सरकार है और ना हम लोग खुद है जो अपनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों 100, 50, 10 जो भी डाल सको इसमें डालो।